नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। भाग 1। इस सच को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है कि अच्छे धन दौलत वाले कुंवारे पुरुष को एक पत्नी की सख्त जरूरत होती है। ऐसा ही एक पुरुष जब किसी पड़ोस में आता है तो भले ही उसकी भावनाओं और नजरियों की लोगों को कितनी ही कम जानकारी हो, पर आसपास के परिवारों के दिमाग में यह सच इतनी गहरी जड़ें जमा लेता है कि वो किसी न किसी की बेटी की कानूनी संपत्ति मान लिया जाता है। मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, उनकी पत्नी ने उनसे एक दिन कहा, क्या आपने सुना है कि नेदरफील्ड पार्क किसी को दिया जा चुका है? मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उन्होंने नहीं सुना है। लेकिन ऐसा है, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मिसेस लॉन्ग वहां जा चुकी हैं और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप नहीं जानना चाहते कि इसे किसने लिया है? उनकी पत्नी कुछ धीरज खोते हुए चिल्लाई। देखो, तुम मुझे बताना चाहती हो और मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आमंत्रण काफी था। क्यों? मेरे प्रिय पति, आपको जानना चाहिए कि मिसेस लॉन्ग का कहना क्या है। उन्होंने बताया है कि नेदरफील्ड को अच्छी धन दौलत वाले एक युवा व्यक्ति ने लिया है, जो कि इंग्लैंड के उत्तर से आया है। वो सोमवार को एक बग्घी में आया। जब उसने ये जगह देखी तो वो इतना खुश हुआ कि वो मिस्टर मॉरिस की बात तुरंत मान गया। वो माइकल मास से पहले ही अधिकार जमाने वाला है और अगले हफ्ते के अंत तक उसके कुछ नौकर इस घर में आ चुके होंगे। नाम क्या है उसका? बिंगले। शादीशुदा है या कुंवारा? ओह, कुंवारा। मेरे प्यारे पति, ये बात तो पक्की है। अकूत धन दौलत का मालिक एक कुंवारा मर्द, साल के 4 या 5 हजार पाउंड कमाने वाला, हमारी लड़कियों के लिए कितना सही रहेगा। वो क्यों भला? इससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे, आप इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? आपको जानना चाहिए कि मैं बेटियों में से एक की शादी उससे कराने की सोच रही हूँ। तो क्या यहाँ आने के पीछे उसकी यही मंशा है? मंशा? बकवास। आप ये बोल भी कैसे सकते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि वो उनमें से एक के प्यार में पड़ जाए, और इसीलिए आपको उससे जितनी जल्दी हो सके मिलने जाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं दिखाई देता। तुम और लड़कियां चाहो तो चली जाओ, या तुम उन्हें खुद भेज दो, जो शायद उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि तुम उनके जितने ही खूबसूरत हो। मिस्टर बिंगले को सभी में सबसे ज्यादा तुम ही पसंद आओगी। ओह, आप कितनी मीठी बातें करते हैं। मुझ में भी अपनी सुंदरता थी, लेकिन अब मैं असाधारण होने का भ्रम नहीं पाल सकती। जब एक औरत की 5-5 बड़ी बेटियां हों तो उसे अपनी सुंदरता के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। हाँ, ऐसे मामले में हालांकि औरत के पास ज्यादा सुंदरता बची भी तो नहीं होती। ओह, ये सब छोड़िए ना, आपको जाना चाहिए, और जब भी मिस्टर बिंगले पड़ोस में आए तो उनसे मिलना चाहिए। देखो, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मेरा विश्वास करो। अरे लेकिन अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। ये सोचिए कि उनमें से किसी एक के लिए कितनी अच्छी बात होगी। सर विलियम और लेडी लुकास सिर्फ इसी बात पर जाने वाले थे। आपको तो पता है, वे नए आने वालों में से किसी से नहीं मिलते। इसीलिए कहती हूँ कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं जाएंगे तो फिर हम सब के लिए वहां जाना नामुमकिन हो जाएगा। तुम बहुत होशियार हो, ये बात तो पक्की है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हें देखकर तो बहुत खुश होंगे, और मैं तुम्हारे द्वारा कुछ पंक्तियां भिजवा दूंगा ताकि उन्हें बता सकूं कि वो हमारी बेटियों में से किसी भी लड़की से शादी करना चाहे तो उसके लिए दिल से स्वीकृति है। हालांकि मैं अपनी छोटी लिजी के लिए एक अच्छा शब्द भेजना चाहूंगा। मेरी इच्छा है कि आप ऐसा कोई भी काम बिल्कुल न करें। लिजी बाकियों से बेहतर बिल्कुल नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जेन से आधी खूबसूरत भी नहीं है। लीडिया के स्वभाव का आधा भी उसमें नहीं है, लेकिन आप हैं कि हमेशा उसे ही महत्व देते रहते हैं। अरे, उन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है जो उनकी अनुशंसा कर सके, उन्होंने जवाब दिया। वे सभी बाकी लड़कियों की तरह मूर्ख और अज्ञानी हैं।
लेकिन लिज्जी में अपनी बहनों से ज्यादा तत्परता है। मिस्टर बेनेट, आप अपने बच्चों के बारे में ही ऐसा बुरा कैसे बोल सकते हैं? आप मुझे तंग करने में आनंद उठाते हैं। आपको मेरी परेशानी के लिए थोड़ी भी दया नहीं आती। अरे अरे, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी परेशानी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है भाई। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने तुम्हें उनके बारे में गंभीरता से बात करते हुए कम से कम 20 साल सुना है। अरे रहने दीजिए, आपको पता भी है मैं कितना दुख झेलती हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि तुम उनसे जल्दी ही मुक्त हो जाओगी और इतना जियोगी कि हर साल 4,000 कमाने वाले मर्दों को हमारे पड़ोस में आते देख सकोगी। इससे क्या लाभ होगा? भले ही ऐसे 20 आ जाएं, तुम तो उनसे मिलने जाओगे नहीं। अरे अरे, मुझ पर विश्वास करो प्राण प्यारी। अगर ऐसे 20 लोग भी आएंगे ना तो मैं सबसे मुलाकात करूंगा। मिस्टर बेनेट एक अनोखा मेल थे। हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, व्यंग्यात्मक हास्य, चुप्पी और मनमौजीपन का एक ऐसा संगम कि 23 वर्ष के विवाह के बाद भी श्रीमती बेनेट उनके स्वभाव को समझ नहीं पाई। उनकी अपनी सोच सरल थी, न ज्यादा समझ न ज्यादा जानकारी, और स्वभाव भी बदलता रहता था। जब भी वे असंतुष्ट होती तो खुद को नर्वस मान लेती। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपनी बेटियों की शादी करवाना। मिलने और समाचार पाने में उन्हें सांत्वना मिलती थी और यही उनका एकमात्र आराम था। रिश्तेदारियों में जाना और नई नई बातें सुनना। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने जाने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले थे। वे हमेशा से उनसे मिलना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरी पल तक यही जताया कि वे नहीं जाएंगे। फिर भी अंदर ही अंदर वे मिलने का निश्चय कर चुके थे और जब तक वे लौट कर आ न गए तब तक श्रीमती बेनेट को इस मुलाकात का कोई आभास भी न हुआ। उसके बाद इस बात की जानकारी कुछ इस तरीके से दी गई। अपनी दूसरी बेटी को एक हैट की सजावट करते देख उन्होंने अचानक उससे कहा, मुझे उम्मीद है लीजिए कि मिस्टर बिंगले को यह टोपी पसंद आएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है? मां ने नाराज होकर कहा, जब हम उनसे मिलने ही नहीं जा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? अरे मां भूल रही हैं, एलिजाबेथ ने टोका। हम असेंबली में तो मिलेंगे ना, और मिसेस लॉन्ग ने उन्हें हमसे मिलाने का वादा किया है। वादा तो किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगे। श्रीमती बेनेट बोली, उनकी 2 भतीजियां हैं और वो बहुत स्वार्थी और ढोंगी औरत है। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ, भरोसा तो मुझे भी नहीं है, मिस्टर बेनेट ने कहा। और फिर अच्छा ही है ना कि तुम उनके भरोसे नहीं बैठी हो। मिसेस बेनेट ने कोई उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, पर अपने गुस्से को रोक न सके और बेटियों में से एक पर बरस पड़ी। किट्टी, भगवान के लिए ऐसे खासा मत करो, जरा मेरी नसों का तो ख्याल करो। अरे तुम तो उन्हें चूर चूर कर डालती हो। किट्टी को खांसने का सही वक्त चुनने की समझ नहीं है, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। हर बार गलत वक्त पर खांसती है। लो, मैं शौक से तो खांसती नहीं हूं ना। किट्टी चिढ़ कर बोली। लीजिए, अगला बॉल कब है? 15 दिन बाद या फिर कल रात? लीजी ने जवाब दिया। हाँ, सही याद दिलाया। मां बोल उठी। और मिसेस लॉन्ग तो 1 दिन पहले ही लौटेंगी। ऐसे में वो खुद ही उन्हें नहीं जानती होंगी तो मिलवाएंगी कैसे? तो फिर प्रिय, तुम्हारे पास मौका है कि तुम मिस्टर बिंगले को उनसे मिलाओ। असंभव है, श्रीमती बेनेट उत्तेजित होकर बोली। जब मैं खुद ही उन्हें नहीं जानती हूं तो मिलवाऊंगी कैसे? आप तो हमेशा मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी सावधानी की सराहना करता हूं भाई। सच में 15 दिन की जान पहचान तो बहुत कम होती है। आदमी को किसी की असली पहचान इतने कम समय में नहीं हो सकती। पर अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो कोई और जरूर दिखाएगा। और आखिरकार मिसेस लॉन्ग और उनकी भतीजियों को भी तो अपना मौका मिलना चाहिए। इसलिए अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहो तो मैं खुद ये कर्तव्य निभा लूंगा। लड़कियों ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। बकवास है ये सब। श्रीमती बेनेट बस इतना ही कह पाई। इतने जोर से चिल्लाने का क्या मतलब समझा जाए? श्री बेनेट ने चुटकी ली। क्या तुम समझती हो कि परिचय की औपचारिकताएं और उनका महत्व सिर्फ बकवास है? इस पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है मैरी?
तुम तो गहरी सोच वाली लड़की हो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती हो भाई, नोट्स भी बनाती हो। मैरी कुछ समझदारी की बात करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि कहां से शुरू करे। जब तक मैरी अपने विचारों को व्यवस्थित करती है, श्री बेनेट बोले, आइए मिस्टर बिंगले पर लौटते हैं। ओहो, अब तो मिस्टर बिंगले की बात सुन सुनकर जी भर गया है। श्रीमती बेनेट चिढ़कर बोली, अच्छा, ये सुनकर तो बड़ा अफसोस हुआ भाई, क्योंकि श्री बेनेट बोले, अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे मिलने कभी न जाता। खैर, अब तो मिल आया हूं तो ये जान पहचान निभानी ही पड़ेगी। मिसेस बेनेट और लड़कियां एकदम चौंक गई, ठीक वैसा ही जैसा श्री बेनेट चाहते थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो श्रीमती बेनेट को थी, पर जब शुरुआती उत्साह थमा तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें तो पहले ही यकीन था कि ऐसा ही होगा। आपने कितना अच्छा किया प्रिय, लेकिन मैं जानती थी कि मैं आपको मना ही लूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि ऐसे रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितना मजा आया ये जानकर कि आप सुबह ही चले गए थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। किट्टी, अब तुम जितना चाहो खा सकती हो। श्री बेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा और पत्नी के उत्साह से थककर कमरे से बाहर निकल गए। देखा बेटियों, कितने अच्छे पिता है तुम्हारे, मां ने दरवाजा बंद होते ही कहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगी, और मेरा भी। इस उम्र में हर रोज नए रिश्ते बनाना कोई आसान बात नहीं होती, पर तुम्हारी खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लीडिया, मेरी प्यारी बच्ची, भले ही तुम सबसे छोटी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बॉल में मिस्टर बिंगले तुम्हारे साथ नाचेंगे। ओह, लीडिया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं डरती नहीं हूं, भले ही मैं सबसे छोटी हूं पर सबसे लंबी भी तो हूं। इसके बाद बाकी शाम ये विचार करने में ही बीत गई कि मिस्टर बिंगले कब श्री बेनेट की मुलाकात का जवाब देने आएंगे और उन्हें डिनर पर कब बुलाया जाए। पांचों बेटियों की सहायता से मिसेस बेनेट ने अपने पति से मिस्टर बिंगले के बारे में जो विवरण प्राप्त किया वो पर्याप्त नहीं था। उन्होंने मिस्टर बेनेट पर हर तरीके से हमला किया, सीधे सवालों से, अद्भुत अनुमानों से और दूर के अंदाज से, लेकिन उन्होंने सबको दक्षता से पछाड़ दिया। अंत में वो अपनी पड़ोसन लेडी लुकास से मिली अधकचरी जानकारी से संतुष्ट हो गई। उनकी रिपोर्ट बहुत सकारात्मक थी। सर विलियम उनसे मिलकर खुश हुए थे। वे युवा काफी सुदर्शन, बहुत अच्छे स्वभाव वाले थे, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वे एक बड़ी पार्टी से अगले सम्मेलन में आने वाले थे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भाई। डांस में दिलचस्पी होना प्यार में पड़ने की दिशा में अगला कदम होता है, और मिस्टर बिंगले के दिल को जीतने की आशा उनके दिलों में लहरें मार रही थी। अगर मैं अपनी एक बेटी को नेदरफील्ड में खुशी से घर बसाते देख सकूं ना, मिसेस बेनेट ने अपने पति से कहा, और बाकियों की शादी भी उतने ही अच्छे ढंग से देख सकूं, तो मेरी और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। कुछ ही दिनों में मिस्टर बिंगले मिस्टर बेनेट से मिलने आए और उनके साथ लाइब्रेरी में 10 मिनट बैठे। अनेक युवा स्त्रियों को देखने की उनके मन में चाहत थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो उन युवतियों को देख पाएंगे जिनकी सुंदरता के चर्चे उन्होंने सुने थे, लेकिन उन्हें तो केवल उनके पिता ही मिले। हालांकि महिलाओं की किस्मत थोड़ी बेहतर रही, क्योंकि ऊपर की खिड़की से उन्होंने देख लिया था कि वो नीले रंग का कोट पहने हुए थे और एक काले घोड़े पर सवार थे। जल्द ही उन्हें खाने पर आमंत्रित किया गया और मिसेस बेनेट ने पूरे उत्साह से अपने रसोई प्रबंध की योजना भी बना ली थी। पर तभी एक उत्तर आया जिससे सारी योजना रुक गई। मिस्टर बिंगले को अगले दिन ही शहर जाना पड़ा और इसीलिए वो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सके। यह सुनकर मिसेस बेनेट बेहद निराश हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि आते ही शहर वापस जाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा ऐसी ही एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और फिर नेदरफील्ड में कभी टिके ही नहीं। मगर लेडी लुकास ने बताकर उनके डर को थोड़ा शांत किया कि वो बॉल के लिए बड़ी पार्टी लाने लंदन गए होंगे। और फिर तभी खबर भी आई कि मिस्टर बिंगले 12 महिलाएं और 7 पुरुष अपने साथ लाने वाले हैं। बेटियां इतनी महिलाओं की बात से थोड़ी दुखी हुई,
पर राहत जब मिली जब पता चला कि वो केवल 6 महिलाओं को साथ लाए हैं, अपनी 5 बहनों और एक कजिन को। और जब पार्टी असेंबली हॉल में आई तो कुल मिलाकर वो केवल 5 ही थे। मिस्टर बिंगले, उनकी 2 बहनें, बड़ी बहन का पति और एक और युवक। मिस्टर बिंगले अच्छे दिखने वाले और सज्जन पुरुष थे। उनका व्यवहार खुशनुमा था और उनका स्वभाव सरल और सामान्य था। वहीं उनकी बहनें आधुनिकता की छाप लिए आकर्षक महिलाएं थीं। उनके जीजा मिस्टर हर्स्ट केवल दिखने में सज्जन लगते थे, लेकिन उनके मित्र मिस्टर डार्सी ने आते ही सबका ध्यान खींच लिया। लंबा, सुंदर चेहरा, राजसी चाल ढाल और ऊपर से यह खबर कि उनकी सालाना आमदनी 10,000 पाउंड है। 10,000। पुरुषों ने उन्हें बेहद आकर्षक कहा और महिलाओं ने माना कि वो मिस्टर बिंगले से कहीं ज्यादा हैंडसम है। कुछ देर तक सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रही, लेकिन जैसे ही उनके व्यवहार की असलियत सामने आई, लोगों की राय पलट गई। वो घमंडी लगे, जैसे किसी को कुछ समझते ही ना हो और किसी से घुलने मिलने में कोई रुचि नहीं रखते। और जब वो घमंडी लगे तो फिर उनकी इतनी बड़ी जायदाद भी उन्हें अप्रिय और घमंडी लगने से नहीं बचा सकी। अब सब उन्हें मिस्टर बिंगले के मुकाबले कमतर समझने लगे। हाँ तो भैया, मिस्टर बिंगले ने तो सभी मुख्य लोगों से मिलकर माहौल में घुल मिल जाने की कोशिश की। हर नृत्य में हिस्सा लिया, हर चीज में भाग लिया। यहां तक कि वो तो इस बात से नाराज थे कि जलसा जल्दी समाप्त हो गया भाई, और स्वयं नेदरफील्ड में एक आयोजन करने की बात कहने लगे। ऐसे सहज स्वभाव वाले व्यक्ति को भला कौन नापसंद करेगा। और उधर उनके मित्र मिस्टर डार्सी ने बस एक बार मिसेस हर्स्ट और एक ही बार मिस बिंगले के साथ डांस किया और फिर किसी और महिला से परिचय करने से मना कर दिया। बाकी समय तो बस वो टहलते रहे और कभी कभार अपने ही साथियों से कुछ कहते। लोगों की राय तय हो गई थी। वो दुनिया का सबसे घमंडी और असभ्य आदमी है और सब यही चाह रहे थे कि वो दोबारा वहां ना आए। मिसेस बेनेट तो उनके खिलाफ सबसे अधिक नाराज थी, क्योंकि उन्होंने उनकी एक बेटी को अनदेखा कर दिया था। वहीं एलिजाबेथ बेनेट को वहां पुरुषों की कमी के कारण 2 डांस बैठकर देखने पड़े, और उस दौरान मिस्टर डार्सी उनके इतने निकट खड़े थे कि वो उनकी और मिस्टर बिंगले की बात सुन सके, जो डांस से कुछ मिनटों के लिए आए थे ताकि अपने दोस्त को आने के लिए कह सके। आइए डार्सी, बिंगले ने कहा, मैं आपको नाचते देखना चाहता हूं। इस तरह अकेले खड़े रहना बेकार है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, डार्सी बोले। तुम्हें पता है मुझे नापसंद है। जब तक मैं अपने पार्टनर को अच्छी तरह जान ना लूं भाई, तब तक कैसे नाच सकता हूं। और फिर इस तरह के सम्मेलन में तो ये बिल्कुल ही मुश्किल है। आपकी बहनें पहले ही व्यस्त हैं और बाकी सभी के साथ नाचना मेरे लिए दंड जैसा होगा। आप जानते हैं, देखिए मुझे। देखिए, मैं आपकी तरह नखरे नहीं करता, बिंगले ने कहा। मुझे तो आज के शाम जितनी सुंदर लड़कियां कभी एक जगह साथ में नहीं दिखी। आपने देखी हैं क्या कभी? वो तो आप कहेंगे ही, आप खुद ही सबसे सुंदर लड़की के साथ जो नाच रहे हैं। डार्सी ने जेन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो तो है, सच में बेहद खूबसूरत है, बिंगले ने कहा। लेकिन उनकी एक बहन पीछे बैठी है, वो भी बड़ी प्यारी लगती है। चलिए, मैं अपने साथी से कहकर आपका परिचय कराता हूं। कौन सी? उसने पीछे मुड़ते हुए एक पल के लिए एलिजाबेथ की ओर देखा। जब उनकी आंखें मिली तो उसने अपनी आंखें हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे नाचने के लिए लुभाने लायक नहीं है, और इस वक्त मैं वैसे भी किसी को महत्व देने के मूड में नहीं हूं, खासकर उन्हें जिन्हें बाकी पुरुष पहले ही नकार चुके हैं। अच्छा, यही है कि तुम अपने पार्टनर के पास जाओ और उसकी मुस्कान का आनंद लो, मेरे साथ समय न बर्बाद करो। मिस्टर बिंगले को उसकी बात माननी ही पड़ी और वो वापस चले गए, और उनके पीछे पीछे डार्सी भी वहां से निकल गया। रह गई तो सिर्फ एलिजाबेथ, उसके प्रति जरा भी सकारात्मक भावना के बिना। लेकिन उसने ये किस्सा अपने दोस्तों को पूरे मजाकी अंदाज में सुनाया, क्योंकि उसमें चीजों को हल्के फुल्के अंदाज में लेने की आदत थी। पूरी शाम सारे परिवार के लिए काफी खुशनुमा गुजरी। मिसेस बेनेट ने देखा कि उनकी बड़ी बेटी को नेदरफील्ड वालों ने खूब पसंद किया। मिस्टर बिंगले ने उनके साथ 2 बार डांस किया
और उसकी बहनों ने भी उसकी तारीफ की। जेन खुद भी उतनी ही प्रसन्न थी, हालांकि थोड़ा संयमित ढंग से, ताकि किसी को जाहिर ना हो। एलिजाबेथ को जेन की खुशी देखकर अच्छा लगा। मैरी ने खुद को मिस बिंगले के सामने सबसे विदुषी लड़की कहलाते सुना, और कैथरीन और लीडिया को तो हर समय कोई न कोई साथी मिला ही रहा, और फिलहाल उन्हें बस यही चाहिए था। और इसी कारण वे अच्छे मूड में लॉन्गबॉर्न लौटी, वो गांव जहां वो रहती थी, जहां वे सबसे प्रमुख परिवार थे। घर पहुंचने पर पाया कि मिस्टर बेनेट अभी तक जाग रहे थे। किताबों के साथ तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था, और आज की शाम के नतीजे को जानने की उत्सुकता ने उन्हें जगाए रखा था। वैसे भी उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पत्नी की उम्मीदों पर शायद पानी फिर गया होगा, लेकिन जो कहानी उन्होंने सुनी वो तो कुछ और ही निकली। ओ मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, जैसे ही वे कमरे में घुसी तो बोली, बहुत ही मजेदार शाम रही, कितना शानदार जलसा था, काश काश आप भी वहां होते। जेन की जितनी तारीफ हुई बस बताने लायक नहीं है। हर कोई कह रहा था कि वो कितनी सुंदर लग रही है, और मिस्टर बिंगले ने तो उसके साथ 2 बार डांस किया, 2 बार। सोचिए जरा। और आपको बता दूं, वो अकेली थी जिसे उसने 2 बार पूछा। सबसे पहले उन्होंने मिस लुकास से पूछा। मैं उन्हें उसके साथ खड़े देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। आप तो जानते हैं, वे जेन से काफी मुग्ध दिखाई दिए जब वो नीचे डांस करने जा रही थी, इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, और उसका परिचय हुआ। फिर उन्होंने अगले 2 लोगों से पूछा। 2/3 समय उन्होंने मिस किंग के साथ डांस किया, और आधे समय मारिया लुकास के साथ। 5वें के 2 हिस्से उन्होंने जेन के साथ फिर डांस किया, और फिर 6वें हिस्से के 2 बार लीजी के साथ। और बोलेंगर? मिस्टर बेनेट ने झुंझला कर कहा, काश उन्होंने पहले नृत्य में अपनी एड़ी मरोड़ ली होती ना, तो मुझे ये सब सुनने की नौबत नहीं आती। ओ मेरे प्रिय, मिसेस बेनेट बोली, वो तो इतने हैंडसम हैं, और उनकी बहनें भी कितनी सजी धजी और स्मार्ट हैं। मिसेस हर्स्ट की ड्रेस की लेस तो इससे पहले कि वो और कुछ कहती, मिस्टर बेनेट ने जोर देकर सजावटी विवरणों को सुनने से मना कर दिया। तब मिसेस बेनेट ने मिस्टर डार्सी की बदतमीजी की कहानी पूरे गुस्से और थोड़ी थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर सुनाई। लेकिन मैं तो कहती हूं, उन्होंने जोड़ा, एलिजाबेथ को उसका पसंद ना आना कोई नुकसान नहीं है। यहां लिज्जी और एलिजाबेथ दोनों एक हैं। अगर कभी लिज्जी बोल दूं या कभी एलिजाबेथ बोल दूं तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही हैं, एक ही की बात हो रही है। वो खुद कितना घमंडी रूखा आदमी है। घमंड ऐसा कि बर्दाश्त नहीं होता, बस टहलते रहा, जैसे जैसे किसी से बात करना उसकी शान के खिलाफ हो। नाचने लायक खूबसूरत नहीं। काश आप वहां होते और उसे जवाब देते तो मजा आ जाता। मैं तो उसे बिल्कुल नहीं सह सकती, घमंडी कहीं का। नफरत करती हूं मैं उस आदमी से। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।